स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एवरेज वैल्यू, औसत मान। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी कि कोई भी प्रतिवर्ती वोल्टेज या धारा का जो परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। परिवर्तित होने का क्या कारण क्या है, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट है वो क्या करती है, पहली आधी साइकिल के लिए तो एक दिशा में और दूसरी आधी साइकिल के लिए क्या होती है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। जैसे हमारे पास करंट की वेव फॉर्म है तो पहली आधी साइकिल के लिए एक दिशा में और दूसरी आधी साइकिल के लिए विपरीत दिशा में फ्लो होती रहती है। तो इस प्रकार अगर इस जितनी पॉजिटिव वैल्यू है इसकी उतनी ही नेगेटिव वैल्यू है, तो इसकी पूरी साइकिल का जो अगर हम औसत मान कैलकुलेट करने लगे तो वो हो जाता है जीरो। मैंने लिखा भी है कि अतः एक पूरी साइकिल के लिए प्रतिवर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, कंप्लीट साइकिल के लिए। तो हम क्या करते हैं कि किसी पूरी साइकिल की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट ना करके आधी साइकिल की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आधी साइकिल की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव हाफ साइकिल ली है। ये इस पॉजिटिव हाफ साइकिल का एरिया ये और इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल का टाइम पीरियड 0 से पाई तक। मैंने लिखा भी औसत मान ज्ञात करने के लिए इस आधी साइकिल का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये केवल आधी साइकिल लेने पर ये इसका हो जाएगा टाइम पीरियड। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक फॉर्मूला है ये कि किसी आधी साइकिल के लिए धारा का औसत मान क्या होगा, आधी साइकिल के तहत क्षेत्रफल बटे आधी साइकिल का आवर्तकाल। तो आधी साइकिल के तहत क्षेत्रफल क्या होगा, जो ये आधी साइकिल का इसके अंडर का एरिया। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे जो है मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो हमने ये टाइम पीरियड ये जो लिया है ये थीटा की टर्म में लिया है। टाइम पीरियड 0 से पाई, पाई से 2 पाई। अगर ये टाइम के रेस्पेक्ट में हो तो मान लीजिए यहाँ पे होता 0, यहाँ पर होता ये t/2 और यहाँ पे ये टाइम पीरियड होता t, यानी कि 0 से t/2 या t। अगर ये टाइम के रेस्पेक्ट में होता तो हाफ साइकिल का टाइम पीरियड कितना हो जाता t/2 और पूरी साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता t, अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में लेता। तो यही फॉर्मूला पहले मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में ही बनाया है। तो एवरेज वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0 से t/2 i इंटू dt बटे t/2, क्योंकि आधी साइकिल के तहत क्षेत्रफल, आधी साइकिल के तहत क्षेत्रफल मतलब कि इस पूरे साइकिल के अंडर का एरिया। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t/2 तक का। तो दैट इज जो अगर छोटे छोटे पार्ट्स लें हम इसके अंदर के एरिया के t/2 तक के हैं तो वहाँ तक का जो समीशन हमने ले लिया 0 से t/2 i इंटू dt बटे t/2। आधी साइकिल का टाइम आवर्तकाल कितना, टाइम पीरियड कितना है t/2, टी की टर्म में यहाँ पे देखिए t/2 अगर हम लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा। सो आई एवरेज इज इक्वल टू ये 0 से t/2 यह तो होगा इज इक्वल टू 2 पर चला गया तो 2/t 0 से t/2 i इंटू dt। चूँकि दिए गए वेवफॉर्म में आवर्तकाल t का मान एंगल के रूप में है, कि मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड हमने क्या इसलिए थीटा के रूप में लिया है। तो आई एवरेज इज इक्वल टू होगा 2/t 0 से t/2 i इंटू डी थीटा, जहाँ डी टी था वहाँ पर आ गई है डी थीटा। आवर्तकाल टी का मान कोण थीटा के रूप में होने के कारण प्रतिवर्ती धारा का मान हम लोगों ने कैलकुलेट की थी जो इक्वेशन, वो इक्वेशन आई थी आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी हमने टाइम के रेस्पेक्ट में लेकर के हम यहाँ क्या कर रहे हैं, थीटा के रूप में ले रहे हैं। तो प्रतिवर्ती धारा का मान हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा, तथा आधी साइकिल के लिए आवर्तकाल टी इज इक्वल टू पाई। मैंने बताया अगर टाइम के रेस्पेक्ट में होता तो t/2, लेकिन यहाँ हमने एंगल के रूप में लिया 0 से पाई, पाई से 2 पाई। तो आधी साइकिल के लिए टाइम पीरियड कितना है, 0 से पाई यानी कि पाई। तो यहाँ पर आवर्तकाल होगा t इज इक्वल टू पाई। तो समीकरण 1 से उपरोक्त समीकरण से आई एवरेज का जो फॉर्मूला था वो था मैं 2/t 0 से t/2 आई डी थीटा आई इंटू डी थीटा से। यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आई एवरेज इक्वल 2/पाई, टी इज इक्वल टू पाई था 0 से पाई/2 आई एम, यहाँ पाई की वैल्यू रखी आई एम साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 2/पाई, आई एम बाहर आ गया कॉन्स्टेंट है यहाँ से, तो साइन थीटा का माइनस का कोस थीटा 0 से पाई/2, 2/पाई आई एम माइनस का कोस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये वैल्यूज़ रखी हैं। तो आई एवरेज इक्वल टू 2im/पाई। जब 2 को पाई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये मान आएगा आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 IM। ये वैल्यू आ जाएगी एवरेज वैल्यू किसी करंट की। तो यहाँ से जो है जहाँ IM क्या है, धारा का अधिकतम या शिखर मान। मैंने आपको बताया था कि जो IM है वो रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड भी रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, उसे पीक वैल्यू भी कहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू शिखर मान क्या है इसका IM, जो IM ये रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे ही हमने करंट की वैल्यू निकाल लिया ऐसी वोल्टेज का भी लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वोल्टेज का भी सिमिलरली ऐसे होगा बी एवरेज इक्वल टू VM/पाई इज इक्वल टू 0.637 VM या वी एवरेज इक्वल टू 0.637 VM। ये हमारे पास हो गया। जैसे करंट का निकाला था ऐसी वोल्टेज का कैलकुलेट कर लिया। फॉर्मूले रिमेंबर करने के लिए कुछ एक नोट मैंने बनाया है जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये थोड़ा आपको मदद देगा क्वेश्चन सोल्व आउट करने में।
तो मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, सिमेट्रिकल का मतलब कि जो जितनी पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव है वैल्यूज़ है। तो हमें पता है कि अगर सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है तो जिस जिम में जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल समान हो और उनका औसत मान शून्य हो, ठीक है। किसी समरूप यानी कि सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल समान हो, उनका एवरेज वैल्यू शून्य हो। तो इस प्रकार की वेव फॉर्म का अगर आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा आधी साइकिल का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और आधी साइकिल का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, एवरेज इज इक्वल टू 1/t/2 0 से t/2 i इंटू डी टी, या आई एवरेज इक्वल टू 2/t 0 से t/2 i इंटू डी टी। इस तरीके की वेव फॉर्म जो सिमेट्रिकल होगी। अगर अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, मतलब कि अनसिमेट्रिकल का मतलब कि समरूप नहीं है, तो उस प्रकार की वेव फॉर्म का औसत मान ज्ञात करने के लिए हमेशा पूरी साइकिल का आवर्तकाल लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आई और टी के रेस्पेक्ट में एक वेव फॉर्म है, यहाँ से इसका टाइम पीरियड 0 से टी से 2t 3t, तो ये पूरी साइकिल कहाँ तक कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर तक कंप्लीट हो रही है, इसमें नेगेटिव नहीं है। तो एक साइकिल कहाँ तक कंप्लीट होगी, 0 से t तक, तो इसका पूरा टाइम पीरियड कितना होगा, 0 से t तक। कि अगर एनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, समरूप नहीं है, तो उसके लिए टाइम पीरियड लेंगे हम 0 से t तक, पूरी साइकिल का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे ये हाफ वेव है, यहाँ वेव में हमारे पास एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल इसमें नहीं है, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं है, हाफ वेव है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इस पूरी साइकिल का टाइम पीरियड लेंगे 0 से t तक का, चाहे वो है या नहीं है। जैसे पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ साइकिल के बन करके पूरी साइकिल बनती है ना, 0 एक प्लस एक माइनस, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिलकर के क्या बनती है, पूरी साइकिल बनती है। तो यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन इसका टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक का कितना t है, तो हम पूरी साइकिल का ही टाइम पीरियड लेंगे 0 से t तक का। तो आई एवरेज इक्वल टू 1/t 0 से t i इंटू डी टी। और जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आई का वैल्यू हमें पता है, जैसे मान लो पता हो तो 1/t, तो यह होगा 0 से पहले t/2 तक, फिर t/2 से t तक। आप लोगों ने समाकलन में पढ़ा भी होगा कि 1/t ये तो हो ही गया, फिर ब्रैकेट में लेंगे 0 से t और 0 से t/2, फिर t/2 से t तक का। इसके लिए अलग निकालेंगे, इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक का फिर मान निकल जाएगा, हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर्मूला यही है। अगर सिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला है आई एवरेज 2/t 0 से t/2 इंटू आई इंटू डी टी। इसमें लेंगे हाफ साइकिल के लिए। अगर अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, समरूप नहीं है, तो उसके लिए टाइम पीरियड पूरी साइकिल का लिया जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला था आई एवरेज इक्वल टू 1/t 0 से t i इंटू डी टी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।